तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आया हूँ पैथोलॉजी के एक टॉपिक के साथ जो छोटा है लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है ब्लड वेजल्स एंड लिम्फेटिक्स। इसमें हम क्या क्या कंटेंट्स पढ़ेंगे। पहले तो ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ब्लड वेजल्स एंड लिम्फेटिक्स क्यों पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि आजकल इतनी डिसीज़ेस हो चुकी है, हार्ट डिसीज़ हो रही है आजकल आजकल कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो रही है, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं पर्सन को, बहुत सारी हार्ट में डिसीज़ेस हो रही है, ब्लड वेजल की डिसीज़ हो रही है। तो उनमें उनके लिए ब्लड वेजल्स एंड लिम्फेटिक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके कंटेंट्स हम क्या क्या कवर करेंगे इसमें। आर्टरीज़ देखेंगे हम, आर्टरीज़ कितने तरह की होती है ये देखेंगे। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस देखेंगे, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के कितने टाइप्स होते हैं ये देखेंगे। और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का ही एक टाइप होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, उसको देखेंगे और उसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। तो गाइज आर्टरीज़ क्या होती हैं। आर्टरीज़ बेसिकली तीन टाइप की होती है, लार्ज आर्टरीज़, मीडियम साइज्ड आर्टरीज़ और स्मॉलेस्ट आर्टेरियोल्स। तो जो लार्ज आर्टरी होती है ना, बड़ी आर्टरी कहने का मतलब ये है इनका ल्यूमेन का डायमीटर काफ़ी बड़ा होगा। मीडियम साइज आर्टरी मतलब थोड़ा छोटा डायमीटर होगा कंपैरिजन में। स्मॉलेस्ट आर्टेरियोल से तो सबसे लोएस्ट, सबसे छोटा ल्यूमेन का डायमीटर होगा। तो डायमीटर लार्ज से स्मॉलेस्ट की तरफ घटता हुआ जाता है। लार्ज आर्टरी को इलास्टिक क्यों कहते हैं। लार्ज आर्टरी को इलास्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ये जो अंदर है ट्यूनिका मीडिया है, इसमें इसमें इलास्टिक फाइबर होते हैं। चलो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ आपको लेयर्स आर्टरी की क्या क्या होती है। देखो आर्टरी के जो अंदर ही अंदर होता है, एंडोथीलियल या ल्यूमेन की साइड, आर्टरी के जो अंदर वाली सबसे पहली लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा किस चीज़ की बनी हुई होती है, एंडोथीलियल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है। फिर उसके अंदर आती है ये मोटी मस्कुलर लेयर, स्मूथ मसल की लेयर, इसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। सबसे बाहर आती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जो यहाँ पर येलो कलर से डिपिक्ट की गई है, वो कनेक्टिव टिश्यू और लिम्फेटिक्स की बनी होती है। तो इलास्टिक आर्टरीज या लार्ज आर्टरीज में इलास्टिक फाइबर होते हैं ट्यूनिका मीडिया के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मीडियम साइज आर्टरी को मस्कुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका ट्यूनिका मीडिया जो स्मूथ मसल लेयर कंपार्टमेंट होता है वो सबसे थिक होता है। और स्मॉलेस्ट आर्टेरियोल तो वैसे ही छोटा होगा, इसमें सब चीज़ बराबर ही होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, एग्जाम्पल हम देखें तो लार्ज आर्टरी का एग्जाम्पल है एओर्टा। एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी क्यों कहते हैं, क्योंकि एओर्टा का जो डायमीटर होता है ल्यूमेन का वो सबसे बड़ा होता है। फिर उससे बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीज़ निकलती है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी या और भी आर्टरीज़ निकलती, वो मीडियम साइज आर्टरी में आ जाती है जिनका ल्यूमेन और छोटा हो जाता है। फिर जो कैपिलरी लेवल पर आती है वो होती है आर्टेरियोल्स, जिनका डायमीटर और छोटा होता है, 20 से 100 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखो ट्यूनिका मीडिया सबसे थिकेस्ट किस में होता है, नाम से ही पता चल रहा है। जो मस्कुलर आर्टरीज़ में मस्कुलर है, इसका मतलब स्मूथ मसल सबसे ज़्यादा होंगी, तो इसका ट्यूनिका मीडिया वाला लेयर है जो सबसे थिकेस्ट होगा। इलास्टिक फाइबर्स इन लार्ज आर्टरी, इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं लार्ज आर्टरी में, जैसे फॉर एग्जांपल एओर्टा वगैरह। इनोमिनेट आर्टरी ज़रूरी क्यों है पढ़ने के लिए, ताकि हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पढ़ें। अब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, देखो आर्टरीज़ में अगर किसी भी प्रकार की हार्डनिंग या थिकनिंग हो जाती है उसकी वॉल्स की, तो वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। नाम से पता करो, आर्टेरियो मतलब आर्टरी, स्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग या थिकनिंग। तो आर्टरीज़ के अंदर वॉल में थिकनिंग या हार्डनिंग हो जाने को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो अलग अलग आर्टरीज़ में अलग अलग थिकनिंग होती है, इसलिए हमें आर्टरीज़ के टाइप पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो हमने बताया आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक आर्टरी है, अब ये इसकी अंदर वाली लेयर है एंडोथीलियल लेयर। अब किसी भी कारण से, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वो अभी मैं बताऊँगा, किसी भी कारण से अंदर वाली किसी भी कारण से ये जो आर्टरी की वॉल है, या आर्टरी की वॉल है, इसमें हार्डनिंग या थिकनिंग हो जाए, रप्चर हो जाए, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। मतलब आर्टरीज़ का ख़राब हो जाना समय के साथ, या आर्टरीज़ का डीजनरेशन हो जाना समय के साथ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के 4 टाइप्स होते हैं, सेनाइल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंसिव आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, मोकेनबर्ग और एथेरोस्क्लेरोसिस, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चों को ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एथेरोस्क्लेरोसिस एक जैसा होता है, ऐसा नहीं होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस
एक पार्ट होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का। तो अब हम इनके टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला टाइप है सेनाइल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जो आर्टरीज़ को अफेक्ट करेगा। मोकेनबर्ग भी आर्टरीज़ को अफेक्ट करेगा, एथ्रो भी आर्टरी को अफेक्ट करेगा। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हाइपरटेंसिव आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो है वो छोटी छोटी आर्टेरियोल्स को अफेक्ट करता है। ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। अब हम इन अलग अलग टाइप्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप है सेनाइल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। सेनाइल से आपको क्या पता चलता है? सेनाइल का मतलब क्या होता है? सेनाइल का मतलब होता है बूढ़ा हो जाना। तो बूढ़े लोगों में जिनकी एज 50 साल से ज़्यादा है, उनकी अगर आर्टरीज़ की वॉल में उनकी अगर ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका मीडिया में थिकनिंग और हार्डनिंग हो जाती है बूढ़े लोगों में, तो ये वाली आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है सेनाइल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। बूढ़े लोगों में होती, 50 से ज़्यादा साल के लोगों में होती है, 50 ईयर्स ऑफ एज ज़्यादा। अब हाइपरटेंसिव आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंसिव से क्या पता चल रहा है आपको? ये पता चल रहा है कि ब्लड प्रेशर अगर आर्टेरियोल्स के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो आर्टरीज डिग्रेड होंगी उसको हाइपरटेंसिव कहते हैं। जैसे हम आपको ये इस तरह से समझाता हूँ मैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी आर्टरी है, अब इसके अंदर खून दौड़ रहा है भैया, है ना। अब ये वाली जो ल्यूमेन है ये तो फिक्स्ड है। अब अगर ब्लड का अंदर फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड बाहर धक्का देगा, हाइपरटेंशन की सिचुएशन क्रिएट होगी। बाहर ब्लड धक्का देगा तो ये धीरे धीरे अंदर वाली लाइनिंग भी क्या होने लग जाएंगी? डीजनरेट होने लग जाएंगी। और एक तरह से जो आर्टरीज़ के अंदर हार्डनिंग डेवलप होगी वो होगा हाइपरटेंसिव आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। हाइपरटेंसिव आर्टेरियोस्क्लेरोसिस 3 तरह का होता है: हाइलिन, हाइपरप्लास्टिक, नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस। हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में हमें पता है कि क्या होगा। हाइलिन एक इओसिनोफिलिक मटेरियल होता है जो ट्यूनिका मीडिया में जाकर डिपॉजिट हो जाता है। ल्यूमेन भी ओब्लिटरेट हो जाएगा। देखो कुल मिला के बात ये है कि जितना भी आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, जितना भी आर्टरीज में डीजनरेशन होगा ना, वो हमेशा ट्यूनिका मीडिया या ट्यूनिका इंटीमा में ही होगा। मोस्टली ट्यूनिका मीडिया में डीजनरेशन होता है और मोस्टली ल्यूमेन सभी में ओब्लिटरेटेड होता है, ओब्लिटरेट नेरो हो जाता है। तो हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में हाइलिन का डिपोजिशन हो जाएगा जो एक पिंक कलर का इओसिनोफिलिक मटेरियल है। हाइपरप्लास्टिक का क्या मतलब है? हाइपरप्लाजिया का मतलब क्या होता है? हाइपरप्लाजिया का मतलब होता है नंबर बढ़ जाना। तो उसी तरह से स्मूथ मसल सेल का अंदर नंबर बढ़ जाए। ओनियन स्किन लाइक कंसेंट्रिक, मतलब ओनियन जैसा कंसेंट्रिक प्रोलिफरेशन हो जाए, नंबर बढ़ जाए। अरे आपने प्याज देखा होगा, प्याज के अंदर जो बल्ब रहता है ना, उसके चारों तरफ छोटी छोटी जो प्याज की कलियाँ होती है वो कंसेंट्रिक फॉर्म में अरेंज्ड होती है। तो इसी तरह कंसेंट्रिक फॉर्म में अगर स्मूथ मसल सेल अरेंज हो गया तो उसको प्रोलिफरेटिव या हाइपरप्लास्टिक। ठीक है, तो तीसरा है नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस। इसमें क्या पता चल रहा है? नेक्रोटाइजिंग मतलब नेक्रोसिस हो रहा है, फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस हो रहा है। आर्टेरियोलाइटिस मतलब आर्टेरियोल्स का इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो आर्टरीज का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है न्यूट्रोफिल्स के थ्रू और अंदर एक नेक्रोसिस डेवलप्ड हो जाती है, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस, तो ये नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस होता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि हमने आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में पहला टाइप पढ़ा सेनाइल, दूसरा टाइप पढ़ा हाइपरप्लास्टिक। हाइपरप्लास्टिक में 3 अलग अलग टाइप होते हैं। कौन कौन से 3 अलग अलग टाइप होते हैं? हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हाइपरप्लास्टिक आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस। क्लियर? ठीक है, अब हम अगले पे जाएंगे जो है अब ये मोकेनबर्ग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? इसमें क्या होता है? बड़ी बड़ी आर्टरीज या मीडियम साइज आर्टरी के अंदर मीडिया के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाता है। ये इस टाइप का कैल्सिफिकेशन हो जाता है, बड़ी बड़ी आर्टरीज के मीडिया में कैल्सिफिकेशन हो जाता है। और ये जो कैल्सिफिकेशन होता है ना, ये इस तरह से लगता है जैसे हमें सरिये जो देखे होंगे ना आपने, सरिये की तरह कैल्सिफिकेशन हो जाता है। पाइप स्टेम लाइक रिजिड ट्यूब कैल्सिफिकेशन होता है इसके अंदर। ठीक है, हाँ। मोकेनबर्ग आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ल्यूमेन जो होता है इंटेक्ट होता है, जबकि हमने देखा कि जो हाइपरप्लास्टिक, हाइलिन और नेक्रोटाइजिंग में था, ल्यूमेन सभी में ओब्लिटरेट हो रहा था। ठीक है ना, ये देखो इन सभी में ल्यूमेन क्या हो रहा था? ओब्लिटरेट हो रहा था। ये ल्यूमेन है, ये वाला जो ल्यूमेन है सभी में ओब्लिटरेट हो रहा था। सेनाइल में भी ओब्लिटरेटेड देता है, लेकिन बस एक ही है मोकेनबर्ग जिसमें ल्यूमेन जो है
इंटेक्ट रहेगा, बिल्कुल ऑब्लिटरेट नहीं होगा, ठीक है। और ये मोकेनबर्ग वाला है, ये भी 50 साल से ज़्यादा में होता है और यहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता, आर्टेरियोलाइटिस, नेक्रोटाइजिंग आर्टेरियोलाइटिस की तरह, ठीक है। अब हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का, एथेरोस्क्लेरोसिस, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सिटी में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग आंसर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो एथेरोस्क्लेरोसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड इट इज़ अ क्रॉनिक कंडीशन। इसमें क्या हो जाता है, एथ्रो मतलब एथ्रोमास जो होते, फाइब्रोफैटी प्लेक्स होते हैं, वो आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे, ठीक है। एओर्टा, कोरोनरी, सेरिब्रल आर्टरी अफेक्ट होती है। इसमें रिस्क फैक्टर, देखो दो तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। एक तो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, जो जन्मजात है ना, एज की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, सेक्स, जेनेटिक फैक्टर्स, और ऐसा देखा गया है मेन में ज़्यादातर एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, या लाइफस्टाइल फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सिगरेट बहुत ज़्यादा पी रहा है, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है, या हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा, उसको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें एथ्रोमा या एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम इसकी पैथोजेनेसिस की तरफ जाएंगे। पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। पैथोजेनेसिस की ऐसे याद रख लो, रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल, ये हमारा आर्टरी होता है, ये हमारा आर्टरी है, तो इसके अंदर वाली लाइनिंग क्या होती है, एंडोथीलियल लाइनिंग ब्लड वेसल की होती है। अब एंडोथीलियल ब्लड वेसल की लाइनिंग में कोई भी इंजरी होती है, या कोई भी ब्लड प्रेशर के कारण इंजरी हो गई, फैट का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया जिसको डिस्लिपिडीमिया कहते हैं, उसके कारण इंजरी हो गई, तो ये जो इंजरी होती है, जिसको हम स्ट्रेस के नाम से जानते हैं, ये जो इंजरी होती है, यही कारण होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का। इसीलिए यही कारण होता है एथेरोस्क्लेरोसिस का, इसलिए इस हाइपोथेसिस को रेस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस नाम दिया गया। मतलब इंजरी होगी सबसे पहले, फिर उसके रेस्पॉन्स में हमारा बनेगा एथ्रोमा या प्लेक फॉर्मेशन होगा, इसलिए रेस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस है। तो एंडोथीलियल इंजरी हो रही है, यहाँ पर एंडोथीलियल इंजरी हो गई, फिर उसके बाद एंडोथीलियल इंजरी होने के बाद इंटीमल स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन होगा। मतलब ये जो मतलब ये आपको इसमें क्लियरली समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आप इधर बता देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल, ये हमारा ट्यूनिका, ये हमारा अंदर वाला एंडोथीलियम है, ये हमारा क्या है, एंडोथीलियम, ये हमारा एंडोथीलियम है, अंदर वाली लाइनिंग है। अब ये जो है ट्यूनिका इंटीमा है, ट्यूनिका इंटीमा है। तो यहाँ पर इंजरी हुई एंडोथीलियम में, फिर ये ट्यूनिका इंटीमा में भी इंजरी होगी। तो ट्यूनिका इंटीमा में इंजरी होने के बाद यहाँ ब्लड में जो भी चीज़ें थी वो ट्यूनिका इंटीमा के अंदर घुस जाएंगी। क्यों घुसेंगी? क्योंकि इंजरी हुई है, इंजरी से इन्फ्लेमेशन होगा। इन्फ्लेमेशन होता है तो बहुत सारे प्लेटलेट्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स वगैरह आ जाते हैं और यह टूटी हुई एंडोथीलियम के अंदर घुस के ट्यूनिका इंटीमा में जाएंगे। ट्यूनिका इंटीमा में जाएंगे तो इंटीमा में जाने के अंदर स्मूथ मसल सेल प्रोलिफरेशन भी हो जाएगा और कुछ मोनोसाइट्स अंदर जाकर क्या चीज़ का फॉर्मेशन कर देंगे, मैक्रोफेज फॉर्म सेल्स का फॉर्मेशन कर देंगे। तो इस चक्कर में ये जो ट्यूनिका इंटीमा होती है ये मोटी हो जाएगी। किस तरह से ट्यूनिका इंटीमा मोटी हो जाएगी? देखो यहाँ पर अब क्लियरली आप देखना, ये यहाँ पर हमारी एंडोथीलियम है और ये ट्यूनिका इंटीमा थी, अभी तक नॉर्मल ट्यूनिका इंटीमा थी हमारी। मतलब यहाँ पर मैंने बड़ी बनाई है लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ये इस तरह से ट्यूनिका इंटीमा मोटी होने लग जाती है अंदर की तरफ, ट्यूनिका इंटीमा अंदर की तरफ मोटी होने लग जाती है। तो ट्यूनिका इंटीमा अंदर की तरफ मोटी होने लग जाती है। अब ये जो मोटी हो जाएगी इसी के अंदर एथ्रोमा या प्लेक का फॉर्मेशन होगा जो कि येलो कलर का होगा। इसी को हम फाइनली जाके कह देंगे कि भैया एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई। तो अब इसके बाद ये है कि इन्फ्लेमेशन हो गया, मोनोसाइट्स अंदर आ गए, मैक्रोफेजेस बना लिए, मैक्रोफेज फॉर्म सेल बन गए, फैटी स्ट्रिक्स बन गए। ये देखो फैटी स्ट्रिक्स यहाँ पर बन जाएंगे। मैक्रोफेजेस अंदर आने के बाद फैटी स्ट्रिक बना देंगे, कोलेस्ट्रॉल अंदर आ जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि जो हमारी इंटीमा है वो बहुत मोटी हो जाएगी, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लग जाएगा, फैटी स्ट्रिक्स का डिपोजिशन होने लग जाएगा। और यही जो डिपोजिशन होता है इसी को हम कह देते हैं एथ्रोमा या फुली डेवलप्ड एथ्रोमा, जो कि येलो कलर का होता है ना। जैसे देखो, और फैटी स्ट्रिक का मतलब ये है कि फैटी स्ट्रिक कुछ नहीं होता, लिपिड ड्रॉपलेट्स जो होती है एक मैक्रोफेज के अंदर, वही फैटी स्ट्रिक होती है, ठीक है।
कंक्लूड करने के लिए यहाँ पर बता रखा मैंने, ये हेल्दी आर्टरी है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा एथरोस्क्लेरोसिस होने लगा, तो ये फैटी स्ट्रिक बनने लग गई है। फिर प्योरली एथरोमा बन गया येलो कलर का, फिर ये रप्चर हो गया। मतलब आप इतना दिमाग मत लगाइए, आप मोटा मोटा ऐसे ध्यान रखिए कि एक आर्टरी होती है हमारे पास, उस आर्टरी के अंदर अगर पीला पीला मटेरियल डिपॉजिट होने लग जाए, अंदर की तरफ पीला पीला मटेरियल डिपॉजिट हो के ये पूरे ल्यूमेन को रप्चर करा दे, तो यही एथरोस्क्लेरोसिस होती है। ओके गाइस, समझ आ गया आपको? बस इसी तरह से वीडियोस देखते रहो और कमेंट्स में मेंशन करना कि आपको कौन सी अगली वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे, चाहे वो फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, कोई भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए और बस बढ़िया रहिए, मस्त रहिए। बस धन्यवाद, थैंक यू।